है गाइस, टेक्निकल स्टडी कैंपस पर आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी वैद्युतिक मापक यंत्र। तो ये जो चैप्टर है स्टूडेंट, ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। तो आइए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वैद्युतिक मापक यंत्र। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि मापन क्या होता है। ठीक है, कि मापन से मतलब क्या है मेरा। तो पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताता हूँ, अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, है ना। कि किसी भी राशि को उसके आंकिक मान में या संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करने की प्रोसेस को हम मापन कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी राशि का मतलब चाहे वो आपकी भौतिक राशि हो, चाहे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो यानी वैद्युतिक राशि हो, है ना, उसको आपको संख्यात्मक रूप में लिखने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हो, मापन कहते हो, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपके घर में कोई लगा उपकरण की बात करूं कि आपके घर में ये कोई वैद्युतिक उपकरण लगा हुआ है ना, और उसको आपने यहाँ पे वैद्युतिक सप्लाई दे रखी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रखी है। और मान लीजिए कि यहाँ पर इस उपकरण में आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इस आई एम्पियर की करंट का मान क्या है, अभी आप ऐसा समझ नहीं सकते, है ना। जैसे दो अलग अलग सर्किट की बात करूं, दो अलग अलग उपकरण की बात करूं और मैं कहूं कि आई एम्पियर करंट दोनों में फ्लो हो रही है, तो आप सर्किट को समझ नहीं पाओगे, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस करंट को मापने के लिए कोई उपकरण लगा दूं, ये मैंने एमीटर लगाया यहाँ पर इस करंट को मापने के लिए, तो क्या होगा कि ये एमीटर इस करंट का मान बताएगा आपको, है ना। जैसे इस एमीटर ने करंट का मान बता दिया कि 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। एक दूसरे सर्किट की मान लीजिए कि एक दूसरी सर्किट है, यहाँ पर कोई दूसरी सर्किट है और यहाँ पर एक दूसरा एमीटर लगाया आपने, है ना, A2, और इसने बता दिया कि भाई इस परिपथ में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि ये जो करंट फ्लो हो रही थी वैद्युतिक धारा, उसको आपने क्या किया, संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित कर दिया, है ना, अंकीय रूप में प्रदर्शित कर दिया। तो यही आपका क्या होता है, मापन होता है ना। इधर भी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर भी कोई करंट फ्लो रही थी आई एम्पियर की, और आपने इस करंट को 5 लिखा, ठीक है, कि इस आई का मान क्या है आपका 5 एम्पियर है ना। तो यही मैं आप लोगों को बता रहा था कि किसी भी राशि को, चाहे वो वैद्युतिक राशि हो चाहे आपकी भौतिक राशि हो, उसको संख्यात्मक रूप में लिखने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि आप दुकान पे जाते हो, है ना, आप लोगों ने तराजू देखी होगी, आप दुकानदार से कहते हो कि 1 किलोग्राम चावल दे दो, ठीक है। तो वो एक तरफ क्या करता है, 1 किलोग्राम भार रखता है और दूसरी तरफ उसके कंपेयर में चावल रखता है ना, और दोनों की आपस में क्या करता है, तुलना करता है, और फिर उसके बाद वो चावल की उस क्वांटिटी को, है ना, क्या बोल देता है कि हाँ ये 1 किलोग्राम है ना। राशि को हमेशा उसकी यूनिट के साथ प्रदर्शित किया जाता है, जैसे करंट की यूनिट एम्पियर होती है ना। अगर वोल्टेज होगा तो वोल्ट होगी, पावर की वाट होती है ना। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, जैसे लंबाई की मीटर होती है, ठीक है, और भार की किलोग्राम होती है, तो इन्हें हमेशा उनकी यूनिट के साथ प्रदर्शित किया जाता है। ओके, क्लियर है। अब देखो, मापन आप लोगों को समझ में आ गया क्या होता है। अब मापन से क्या हुआ कि आपने दो सर्किट, है ना, मान लो कि आपकी ये सर्किट फर्स्ट है और ये सर्किट सेकंड है, दो अलग अलग वैद्युतिक परिपथ हैं, दो अलग अलग वैद्युतिक परिपथ में दो अलग अलग धाराएं बह रही हैं, ठीक है। तो इन धाराओं को लिखने के कारण अब इस सर्किट को समझना, इन परिपथ को समझना आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया, है ना। जैसे अगर आपको कोई उपकरण है जो 5 एम्पियर की करंट मांग रहा है, रेटेड करंट, तो आप उसको इधर लगाओगे। अगर कोई करंट मांग रहा है 2 एम्पियर कोई उपकरण, तो उसको इधर लगाओगे। मतलब आपको क्या हुआ, प्रणाली को समझने में आसानी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे आप बाजार जाते हो, बाजार से आपने क्या खरीद के लाया, यहाँ पर आप लोगों ने एक इनकैंडिसेंट बल्ब खरीद कर लाया, ओके, ये बल्ब खरीद कर लाया, और इस बल्ब के डिब्बे के ऊपर इसकी क्या होती है,
इसकी रेटेड वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए कि इस बल्ब की रेटेड वैल्यू 230 वोल्ट और 5 एम्पियर धारा है। ओके, तो इस बल्ब से आपको काम लेने के लिए ये बल्ब आपका क्या करे कि सही ढंग से काम करे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको 230 वोल्ट और 5 एम्पियर की धारा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप इसको यहाँ पर वैद्युतिक सप्लाई से संयोजित कर रहे हो, है ना, यहाँ पर आपने वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है, और यहाँ से आपकी करंट फ्लो हो रही है आई एम्पियर की, है ना, और यहाँ पर ये आपने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया वोल्ट में। तो अब देखो आपको क्या चाहिए कि इस लैंप को 230 वोल्ट चाहिए, 5 एम्पियर धारा चाहिए। ओके, तो यहाँ पर, है ना, तो इस लैंप को क्या चाहिए, 230 वोल्ट वोल्टेज और 5 एम्पियर धारा चाहिए। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर इन तारों के माध्यम से रेटेड सप्लाई देना है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी दिखाई तो देती नहीं है ना, उसको हम सिर्फ उसके प्रभावों से समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पर मापक यंत्र लगा दूं, ठीक है, कि यहाँ पर मैंने एमीटर लगा दिया, ये करंट का मान देगा, और यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया और ये मुझे क्या देगा, वोल्टेज देगा। तो मैं इन एमीटर और वोल्ट मीटर की मदद से इस लैंप को क्या करूंगा, रेटेड सप्लाई दे दूंगा और ये सही ढंग से काम करेगा, है ना। क्योंकि अगर इसको रेटेड सप्लाई नहीं मिली, मान लो कि इसको 5 एम्पियर की जगह अगर 6 एम्पियर करंट मिलती है, तो ये बल्ब क्या होगा, सही ढंग से काम नहीं करेगा। हो सकता है कि ये खराब हो जाए, है ना, इसका फिलामेंट टूट सकता है, मतलब कुल मिला के ये फ्यूज हो सकता है। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा छोटे से डिस्कशन में कि मापन क्या है ना, और मापन की आवश्यकता क्यों है, और मापन उपकरणों की आवश्यकता भी आपको यहाँ पर पता चल रही होगी। ठीक है, कि आपने किसी भी राशि को उसके संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया का मापन कहा। मापन से क्या होता है कि प्रणाली आपकी आसान हो जाती है, सिस्टम को समझना, उसको लिखना, है ना, उसका अध्ययन करना, सब कुछ क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं मापक यंत्रों के प्रकार। तो यहाँ पर वैसे तो कई प्रकार के मापक यंत्र होते हैं, अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर अलग अलग प्रकार के मापक यंत्र बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा मतलब जो मापक यंत्रों के प्रकार से है वो उनके मेजरिंग क्वांटिटी, यानी कि वो वैल्यू किस प्रकार से दे रहे हैं उसके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर अगर हम मापक यंत्रों की बात करें तो बेसिकली दो प्रकार के आपके मापक यंत्र होते हैं, एक होता है आपका एब्सोल्यूट या प्राइमरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और एक होते हैं आपके सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एब्सोल्यूट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये वो मापक यंत्र होते हैं जो मापी जाने वाली राशि का आपको डायरेक्ट मान नहीं देते हैं। ठीक है, जनरली हम क्या होता है कि जितने भी मापक यंत्र उपयोग करते हैं, या आगे जब भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट हम कभी भी उपयोग नहीं करते हैं सिंपल वर्कशॉप में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एब्सोल्यूट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या वो मापक यंत्र होते हैं जो मापी जाने वाली राशि का डायरेक्ट मान आपको नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब वे मापक यंत्र जो मापी जाने वाली राशि का डायरेक्ट मान नहीं देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी या एब्सोल्यूट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे अगर मैंने किसी मीटर को, इस मीटर को मैंने क्या किया कि विद्युतिक परिपथ में लगाया और मान लीजिए कि यहाँ पर ये करंट आई फ्लो होगी। ठीक है, तो जैसे ही ये करंट आई इस मीटर से होकर फ्लो होगी, ये पॉइंटर क्या होगा, यहाँ से गति करेगा आगे की ओर। ठीक है, लेकिन ये पॉइंटर की गति क्या होगी, इस करंट को प्रदर्शित नहीं करेगी। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये पॉइंटर है ना, चलो थोड़ा सा इसको मैं आगे बनाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंटर आपको इंडिकेट कर रहा है 10। ठीक है, तो ये 10, अभी एम्पियर की बात कर रहे हैं तो ये 10 एम्पियर इस करंट का मान नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये आपको डायरेक्ट रीडिंग नहीं देंगे। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे कोई वैद्युतिक
यहाँ पर जैसे कोई तार है, वैद्युतिक तार है ना, चालक है, और इसके अंदर से करंट फ्लो होती है। अगर हम इसके पास में एक चुंबकीय सुई लाते हैं, चुंबकीय कंपास, तो ये सुई क्या होती है, डिफ्लेक्शन दर्शाती है। लेकिन ये जो चुंबकीय विक्षोभ है ना, ये आपके करंट के मैग्नीट्यूड को नहीं प्रेजेंट करती है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको आभास कराती है कि हाँ इस तार में करंट है। ठीक है, तो वही आपके क्या होते हैं, प्राइमरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कि ये क्या करते हैं, आपकी मापी जाने वाली राशि का डायरेक्ट मान नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो इसका एग्जाम्पल होता है, ये होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ पर इसका जो उदाहरण होता है ये होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर किस प्रकार का यंत्र है, आप कहोगे एब्सोल्यूट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। अभी यहाँ पर जो द्वितीयक मापक यंत्र हैं या सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, ये मापी जाने वाली राशि का सीधे मान आपको प्रदर्शित करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक स्केल होता है, ठीक है, और ये संकेतक उस स्केल के ऊपर चलता है। ठीक है, और मापी जाने वाली राशि का आपको सीधे मान दर्शाता है। मतलब कि अगर मैं फिर से इसको किसी वैद्युतिक परिपथ में लगाऊं और यहाँ पर जैसे इस मीटर से इस बार करंट आई एम्पियर की फिर से फ्लो हो रही है ना, तो उसकी वजह से ये पॉइंटर क्या होगा, यहाँ से आगे की ओर बढ़ेगा, है ना। और मान लीजिए कि यहाँ पर ये मीटर 10 एम्पियर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अभी इस करंट का मान एक्चुअल आप क्या लिखोगे कि यस द आई बराबर 10 एम्पियर की धारा है। मतलब ये मीटर क्या होते हैं कि मापी जाने वाली राशि का सीधे ही मान स्केल के ऊपर प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि ये जो स्केल की गति हो रही है, स्केल के अंदर जो विक्षेपण हो रहा है, डिफ्लेक्टिंग हो रहा है ना, वो क्या होता है कि आपकी राशि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो मापी जाने वाली राशि के सीधे समानुपाती होता है। यानी कि वो उस राशि पर डिपेंड करता है जिसको आप मापना चाहते हो, है ना। अगर आप इसके लिए लिखोगे कि जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लिखते हैं, तो इसके लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मीटर कांस्टेंट इनटू, जैसे यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग एंगल थीटा है तो इसके टेन थीटा के बराबर होता है। ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है आईटीआई वालों के लिए ना, हमको ये मीटर पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ। इसमें आपको ये याद रखना है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर आपका एब्सोल्यूट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। जब भी हम बात करेंगे आगे चैप्टर में या पढ़ेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हम सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने वाले हैं, और यही आपको आने वाले हैं या पूछने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, वहां पर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो मापी जाने वाली राशि के समानुपाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर अभी करंट लेकर चल रहा हूँ, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज की बात करता, तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, वोल्टेज के। ओके, है ना। तो इन मीटर के अगर हम उदाहरण की बात करें तो इनके होते हैं अमीटर, है ना, वोल्ट मीटर। जो आप सिंपल वर्कशॉप में जो यूज करते हो वो सारे मीटर आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्राइमरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। ओके, अभी आप लोगों को ये जो डिफ्लेक्शन है और किस प्रकार से रिलेशन आ रहे हैं, है ना, जब भी हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। अगेन हम क्या करते हैं कि ये जो सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको हम 3 अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम फिर से 3 अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर पहला होता है आपका इंडिकेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दूसरा होता है आपका रिकॉर्डिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, और तीसरा होता है आपका इंटीग्रेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे, है ना। मैंने पहले ही बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ने वाले हैं, सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
यहाँ पर जो सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बताया था इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जिन्हें आप सूचक यंत्र कहते हो, दूसरा होता है रिकॉर्डिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिन्हें आप संग्रहण यंत्र कहते हो, और तीसरा होता है इंटीग्रेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिन्हें आप समाकलन यंत्र कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम जो देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सूचक यंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब देखने वाले हैं सूचक यंत्र। तो आप लोगों को नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सूचक यंत्र, है ना। देखो क्या होता है कि इन यंत्रों में हम बात कर रहे हैं सूचक यंत्रों की, तो सूचक यंत्रों में एक स्केल होता है इस प्रकार से। ठीक है, जैसे आपकी बाइक का आपने स्पीडोमीटर देखा होगा, जब आप बाइक चलाते हो तो उसके स्पीडोमीटर पर एक पॉइंटर मूव करता है, वो डायरेक्ट आपको क्या कराता है, बाइक की स्पीड बताता है ना। तो इसको आप कहते हो स्केल या पैमाना कहते हो, है ना। और यहाँ पर यह आपका पहले से कैलिब्रेटेड होता है, मतलब पहले से बना हुआ मीटर के अंदर में होता है ना। और यहाँ पर आपका क्या होता है, एक पॉइंटर होता है। ठीक है, इसे आप क्या कहते हो, संकेतक कहते हो, मतलब इसी के द्वारा आपको क्या मिलता है, रीडिंग मिलती है, संकेतक कहते हो, या इसको आप क्या कहते हो, पॉइंटर कहते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा मैंने एक मैकेनिज्म बताया हूँ। यहाँ पर ये स्टार्टिंग में 0 पोजीशन पे, यहाँ पर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, जिसने के लिए ये क्या किया गया है, कैलिब्रेटेड किया गया है या बनाया गया है। ओके, तो सूचक यंत्रों में अभी आप लोगों को पता चल गया है कि एक सिंपल सा स्केल होता है पहले से बना हुआ, एक संकेतक होता है या पॉइंटर होता है। ठीक है, तो जब हम इन यंत्रों को इनपुट देते हैं, इनपुट का मतलब कि सूचक यंत्र क्या होते हैं कि जब हम इनको वैद्युतिक परिपथ में लगाते हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं कि हमको मापने वाली राशि का मान सीधे ही मीटर के स्केल के ऊपर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो ये कोई अमीटर का मैकेनिज्म है ना, मैंने माना कि ये अमीटर का मैकेनिज्म है, तो जब मैं यहाँ पर इस अमीटर से कोई आई एम्पियर की करंट फ्लो करा रहा हूँ, ठीक है, तो इस करंट की वजह से इस पॉइंटर के ऊपर एक बल कार्य करता है ना, जिसे हम विक्षेपक बल कहते हैं। अभी आगे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये बल कार्य करेगा, ठीक, और इस बल की वजह से ये पॉइंटर क्या होगा, आपका इस स्केल के ऊपर सीधे मूव करता है ना, और आपको स्केल के ऊपर सीधे ही रीडिंग देता है। जैसे यहाँ पर ये सिंपल सा मान लीजिए कि इसने ये 5 एम्पियर आपको करंट दिखा दिया है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि बेमापक यंत्र जिनमें एक सिंपल सा स्केल होता है, एक पॉइंटर होता है, और स्केल के ऊपर पॉइंटर गति करके आपको मापने वाली राशि का सीधा ही मान प्रदर्शित करता है ना। जैसे अगर हम यहाँ पर, आप सभी लोगों ने बाइक चलाई होगी, हम बाइक का उदाहरण लेते हैं कि ये बाइक का क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है, और यहाँ पर एक क्या होता है, पॉइंटर होता है। यहाँ पर आपकी बाइक की स्पीड डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में क्या होती है, मेंशन होती है, जैसे 0 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40, 50, इस तरीके से आपकी बाइक की क्या होती है, स्पीड मेंशन होती है। तो शुरू में जब आपकी बाइक क्या होती है कि स्थिर अवस्था में होती है, यानी कि आपने उसको एक्सेलरेट नहीं किया है, नहीं बढ़ाया आगे, तो आपका पॉइंटर क्या करता है, 0 को प्रदर्शित करता है, 0 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिखाता है। लेकिन जैसे ही आप बाइक को स्टार्ट करते हो, एक्सेलरेट करते हो, तो ये पॉइंटर क्या होता है, यहाँ से आगे की तरफ आपका मूव करता है इस तरीके से, है ना। और इस स्केल के ऊपर आपको डायरेक्ट क्या करता है, स्पीड को दिखाता है। ठीक है, डायरेक्ट आपकी स्पीड को इस तरीके से दिखाता है कि 20 किलोमीटर पर आवर है या 40 किलोमीटर पर आवर है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर डायरेक्ट मान प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और समझना है कि ये जो मापक यंत्र होते हैं, सूचक मापक यंत्र, है ना, उसमें ये जो मान दिखा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो मापी जाने वाली राशि के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है
कि ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दिखाते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब है कि तात्कालिक मान को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम बाइक का फिर से उदाहरण लेते हैं कि आपकी बाइक 12:01 को यहाँ पर इस गति पर चल रही है, यानी कि आपकी बाइक की स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब आपने बाइक की गति को एक्सलरेट किया है ना, और गति को बढ़ाकर आपने क्या कर दिया, 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया, और 12:03 पर है ना आपकी गति क्या हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, तो 3 मिनट पर बाइक की स्पीड देखोगे तो यस आपको पॉइंटर इंडिकेट करेगा 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इस समय आपके 12:01 पर क्या गति थी, वो पॉइंटर इंडिकेट नहीं करेगा, वो मीटर आपका इंडिकेट नहीं करेगा। मतलब उसके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पहले के मान को वो इस समय प्रदर्शित कर सके। या 12:02 पे देखो, यहाँ पर 12:02 पर क्या स्पीड थी आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये जो सूचक यंत्र होते हैं ये केवल तात्कालिक मान को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पर कि सूचक यंत्रों में एक पूर्वांकित पैमाना होता है, जिस पर संकेतक गति करके मापी जाने वाली राशि का मान प्रदर्शित करता है। ओके, है ना। अगला पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे, इनके उदाहरण की बात करें तो जो आपके एमीटर है ना, वोल्ट मीटर, ठीक है, जिन्हें आप क्या करते हो सिंपल वर्कशॉप में यूज करते हो, वो आपके क्या होते हैं, सूचक मापक यंत्र होते हैं। दूसरे हैं आपके रिकॉर्डिंग या संग्रहण यंत्र, है ना। दूसरे अगर हम देखें यहाँ पर कि संग्राहक यंत्र या रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को नाम से स्पष्ट है कि रिकॉर्ड है ना, मतलब कि वे मापक यंत्र जिनमें किसी प्रकार का रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म होगा, ठीक है, उन्हें हम रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, अब रिकॉर्ड का मतलब क्या होगा कि आप किसी भी समय आपकी जो मापने वाली राशि है उसका मान क्या हो वो इजीली पता कर सकते हो, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिकॉर्डिंग या संग्राहक यंत्र कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लोगों ने हॉस्पिटल में जो पेशेंट होता है उसके शरीर पर ऐसी मशीनें लगी रहती हैं और इधर एक मशीन मापक यंत्र होता है जिसे आप ईसीजी कहते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना। और वहां पर ग्राफ के रूप में, ठीक है, चलो मैं बना के बताता हूँ, ग्राफ के रूप में आपके जो पेशेंट होते हैं उसको इस प्रकार से उसकी पल्स क्या होती है दिखाई आपको देती है। ठीक है, मतलब कि ये क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो आपके पेशेंट है उस पल्स का, है ना, टाइम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप आसानी से कि आप किसी भी टाइम पर, है ना, ये किसकी सहायता से, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की सहायता से आप देखते हो, है ना। किसी भी टाइम पर, जैसे अलग अलग टाइम पर आपकी वैल्यू क्या थी, जैसे ये मैं T1 टाइम, है ना, या यहाँ पर मैं T2 टाइम की बात कर रहा हूँ, या यहाँ पर मैं T3 टाइम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से आपके पास में मापी जाने वाली राशि, मतलब आपकी धड़कन को माप रहा है ना, तो आपकी धड़कन का रिकॉर्ड है कि कितने टाइम पर आपके मरीज की धड़कन की गति क्या थी। ठीक है, यानी 72 पल्स पर सेकेंड थी या 40 पल्स पर सेकेंड थी। ठीक है, इस तरीके से आपके मरीज की, आपके पेशेंट की यहाँ पर क्या है, रिकॉर्ड है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो इस तरीके का कोई रिकॉर्ड नहीं था, मैंने समझाया था, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड कैसा है कि एक पेन है ना, आपका एक पेन, जैसे यहाँ पर मैं ये मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिकल पेन, तो ये क्या होगा कि मापने वाली राशि के समानुपात में इस तरीके से एक कागज के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो यही होता है आपका जो संग्राहक यंत्र होते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें क्या होता है, कागज होता है, कागज के ऊपर एक पेन मापी जाने वाली राशि के समानुपाती में गति करता है, यानी मापी जाने वाली राशि के मान के अनुसार ग्राफ को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल था और समझाने में आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ना, इन मापक यंत्रों में, यहाँ पर लिखेंगे इन मापक यंत्रों में एक पेन कागज पर मापी जाने वाली राशि के मान के अनुसार एक ग्राफ प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक ग्राफ प्रदर्शित करता है। ठीक, और इसी ग्राफ को पढ़कर आप क्या करते हो कि मापी जाने वाली राशि का मान पता करते हो। ठीक है, अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो देखो ये ईसीजी भी ले सकते हो, है ना, और इधर हम अगर बात करें तो इसका उदाहरण होता है रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर। ठीक है, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर, कुल मिला के ऐसा मीटर जिनमें आपका किसी प्रकार का रिकॉर्डिंग के लिए मैकेनिज्म है, तो वो सारे यहीं पे आएंगे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया है ना। तीसरा यहाँ पर आपका होता है इंटीग्रेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या समाकलन यंत्र, है ना। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके समाकलन यंत्र, या इन्हें आप क्या कहते हो, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो देखो इसके नाम से स्पष्ट है, इसको भी समझते हैं कि समाकलन यंत्र क्या होते हैं, यानी कि ये वो मापक यंत्र होते हैं जो मापने वाली राशि के जो मान होता है उसको समय के साथ कैलकुलेट करके एक साथ रीडिंग देते हैं। ठीक है, जैसे आपका एनर्जी मीटर आपकी एनर्जी कंजप्शन को, यानी कि पावर कंजप्शन को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके आपको क्या देता है, एनर्जी देता है कि आपने कितनी विद्युत ऊर्जा खपत करी, है ना। आपको रीडिंग देता है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, है ना। तो किलोवाट पर आवर में हम उसको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आपकी जो रीडिंग होती है उसको एक साथ समाकलित करके आपको आउटपुट में रीडिंग देता है, यानी कि मान देता है ना। बेस्ट एग्जांपल है आपका क्या, एनर्जी मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इन मापक या यूं लिखें, ये मापक यंत्र मापी जाने वाली राशि के मान को समय के साथ जोड़कर एक साथ राशि के मान को प्रदर्शित करते हैं। ओके, अगर हम इनके उदाहरण की बात करेंगे तो ये होता है एनर्जी मीटर। ठीक है, और भैया ये आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो छात्र मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इसे याद रखें, समाकलन यंत्रों के प्रकार में एनर्जी मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट इस छोटे से डिस्कशन में हम लोगों ने समझा कि मापन क्या होता है, मापन से हम किस प्रकार आपके सिस्टम को सरल या इजी बना सकते हैं। फिर हमने मापक यंत्रों के प्रकार देखा, बेसिकली
यानी जो मौलिक प्रकार के दो होते हैं, एक होता है आपका एब्सोल्यूट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और एक होता है आपका सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो उसके बाद में हमने थोड़ा बहुत उनके बारे में समझा। फिर हमने सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के 3 प्रकार देखे, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग, और इन लोगों को पढ़ा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।